हेलो स्टूडेंट्स, बाल्यान जी एस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। भारत में उच्चतम न्यायालय को मूल व प्रारंभिक क्षेत्राधिकारों के साथ साथ अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्राप्त हैं। ब्रिटेन की संसद के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स की प्रिवी काउंसिल की तरह भारतीय उच्चतम न्यायालय अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। इसको अपील का शीर्ष न्यायालय माना जाता है। भारतीय उच्चतम न्यायालय को देश के सभी उच्च न्यायालयों के द्वारा दिए गए निर्णयों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार है। इसे ही उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार कहा जाता है। तो आज की इस क्लास में उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के साथ साथ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश क्षेत्राधिकार पर भी विस्तार से डिस्कशन करेंगे, डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार जिस तरह से ब्रिटेन की संसद के अपर हाउस या ऊपरी सदन, जिस तरह से ब्रिटेन की संसद के ऊपरी सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ऊपरी सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रिवी काउंसिल को अपील सुनने का अधिकार है। यानी ब्रिटेन की संसद का ऊपरी सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रिवी काउंसिल अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। उसी तरह भारत का उच्चतम न्यायालय भी सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। यानी क्या है? सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। यानी भारत का उच्चतम न्यायालय भी अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। भारत की सभी उच्च न्यायालयों के द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील कहां पर की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में की जाती है। कहां पर अपील की जाती है? उच्चतम न्यायालय में की जाती है। यहां पर उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का वर्गीकरण हमने 4 भागों में किया है। नंबर 1, संवैधानिक मामलों में अपील। यानी संवैधानिक मामलों में अपील से तात्पर्य है जिस अपील में यदि कोई उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि इस विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई सार्वगर्भित प्रश्न निहित है, तो उसके संबंध में संवैधानिक मामलों की अपील उच्चतम न्यायालय में की जाती है। नंबर 2, दीवानी मामलों में अपील। यानी दीवानी मामलों में भी उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील की जाती है। नंबर 3, फौजदारी या आपराधिक मामलों में अपील। उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध फौजदारी और आपराधिक मामलों में भी उच्चतम न्यायालय में अपील की जाती है। नंबर 4 पर विशेष अनुमति द्वारा अपील। यानी विशेष अनुमति के द्वारा भी उच्चतम न्यायालय में अपील की जाती है। इन 4 पॉइंट्स पर हम एक एक करके डिटेल से डिस्कस करेंगे। नंबर एक, संवैधानिक मामलों में अपील। संवैधानिक मामलों में अपील से तात्पर्य है कि जब कोई उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि इस मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित, यानी किसकी व्याख्या से? संविधान की व्याख्या से संबंधित। यानी जब कोई उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करे कि इस मामले में या इस विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई सार्वगर्भित प्रश्न निहित है, तो उस मामले की अपील या उस मामले से संबंधित अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। कहां पर की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय में उस मामले से संबंधित अपील की जा सकती है। तो यहां पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि संवैधानिक मामलों से अपील संविधान के अनुच्छेद, यानी संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? संविधान के अनुच्छेद 132, संविधान के 132 के अंतर्गत इसका उपबंध किया हुआ है। यानी संवैधानिक मामलों में अपील जो उच्च न्यायालयों के द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में की जाती है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 132 में किया गया है। क्योंकि जब कोई उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि इस विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई सार्वगर्भित प्रश्न निहित है, तो उस मामले के बारे में अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है।
यहां पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि संविधान के अनुच्छेद 132 के अंतर्गत संवैधानिक मामलों में किसी भी उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। और इस प्रकार की अपील तभी की जा सकती है जब उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि इस मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई सार्वगर्भित प्रश्न निहित है, तभी उस मामले की अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। यदि कोई उच्च न्यायालय इस तरह का प्रमाण पत्र देना अस्वीकार कर देता है, यानी कोई उच्च न्यायालय इस तरह का प्रमाण पत्र नहीं देता है, तो भी यह उच्चतम न्यायालय को अधिकार है कि उच्चतम न्यायालय इस तरह के संवैधानिक मामलों से संबंधित किसी विवाद को स्वयं अपील के लिए अपने पास हस्तांतरित करवा सकता है, यानी अपने पास मंगवा सकता है और फिर उसके संबंध में अपील के रूप में उसकी सुनवाई कर सकता है। इस तरह का एक मामला 1953 में आया था जिसका नाम था निर्वाचन आयोग बनाम वेंकट राव, यानी इस तरह का एक मामला 1953 में, इसमें पूछा गया था कि क्या संविधान की व्याख्या से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 132 के अंतर्गत अकेले न्यायाधीश द्वारा दिया गया कोई निर्णय सर्वोच्च न्यायालय में अपील के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है या नहीं। यानी मैं इसको दोबारा दोहरा दूं कि इस तरह का एक मामला जिसका मामले का नाम था निर्वाचन आयोग बनाम वेंकट राव, ये 1953 में आया था, जिसमें यह पूछा गया था कि संविधान की व्याख्या के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 132 के बारे में अकेले न्यायाधीश के द्वारा दिया गया निर्णय भी उच्चतम न्यायालय में अपील के योग्य है या नहीं है। तो न्यायालय ने इसका फैसला हाँ में दिया, यानी किस में दिया? हाँ में। उच्चतम न्यायालय ने इसका फैसला किस में दिया? हाँ में। इसका तात्पर्य है कि अकेले न्यायाधीश के द्वारा दिया गया निर्णय जो संविधान की व्याख्या से संबंधित है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 132 के अंतर्गत दिया हुआ है, उसके बारे में अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, बेशक फैसला अकेले न्यायाधीश के द्वारा दिया गया हो। इसके बाद नंबर दो दीवानी मामलों में अपील, यानी दीवानी मामलों में अपील संविधान के अनुच्छेद 133 में उच्चतम न्यायालय में दीवानी मामलों के संबंध में अपील करने का उपबंध किया गया है। यानी संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 133 के अंतर्गत की गई है। दीवानी मामलों के तहत उच्चतम न्यायालय में, यानी दीवानी मामलों के तहत, तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि दीवानी और फौजदारी मामले क्या होते हैं। दीवानी और फौजदारी मामले क्या होते हैं? दीवानी और फौजदारी, यानी दीवानी और फौजदारी मामले वे मामले होते हैं जो संपत्ति से संबंधित होते हैं, संपत्ति के बंटवारे से संबंधित होते हैं, संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित होते हैं, जो टैक्स से संबंधित होते हैं, मकान, दुकान, प्लॉट या राजस्व आदि चीज़ों से संबंधित होते हैं। इनको दीवानी मामले कहा जाता है। फौजदारी मामले वे मामले होते हैं जो क्रिमिनल केसेस से संबंधित होते हैं, जो लड़ाई झगड़ा, मारपीट, लूटपाट, आगजनी आदि चीज़ों से संबंधित होते हैं। फौजदारी मामलों को आपराधिक मामले भी कहा जाता है। दीवानी मामलों के तहत उच्चतम न्यायालय में किसी भी मामले को लाया जा सकता है, यानी किसी भी मामले को लाया जा सकता है यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे, यदि कोई उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करे, नंबर 1, कि मामला सामान्य महत्व के पूरक प्रश्न पर आधारित है, यानी यह मामला सामान्य महत्व के या सार्वजनिक महत्व के पूरक प्रश्न पर आधारित है, यानी पूरक प्रश्न पर आधारित है। इसका तात्पर्य है यदि कोई मामला सार्वजनिक महत्व का है और उसमें कोई कानून का प्रश्न उलझा हुआ है, यानी कोई मामला सार्वजनिक महत्व का है और उसमें कानून का कोई प्रश्न निहित है, तो ऐसे मामलों के संबंध में उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। नंबर दो ऐसा प्रश्न जिसका निर्णय उच्चतम न्यायालय के द्वारा
किया जाना है। यानी जब उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि कोई ऐसा प्रश्न है या कोई ऐसा विवाद है, कोई ऐसा विषय है जिसका निर्णय किसके द्वारा किया जाना है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाना है, तो उस विषय के बारे में, उस मामले की अपील भी उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। यहां पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि 1972 से पहले, यानी 1972 से पहले ऐसे विवाद या ऐसे विषय उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में अपील के रूप में ले जाए जाते थे जिनमें विवादग्रस्त राशि का मूल्य, यानी विवादग्रस्त राशि का मूल्य कितना हो, 20,000 रुपए। विवादग्रस्त राशि का मूल्य कितना है, 20,000 रुपए है, यानी 20,000 रुपए मूल्य विवादग्रस्त राशि का है। तो इस तरह के मामले उच्चतम न्यायालय में अपील के रूप में ले जाए जाते थे। परंतु 1972 में 30वां संविधान संशोधन किया। कौन सा? 1972 में 30वां संविधान संशोधन किया। 30वां संविधान संशोधन किया और इस 30वें संविधान संशोधन के द्वारा 20,000 की राशि की जो शर्त थी उसको समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। यह विधि आयोग की सिफारिश के आधार पर, यानी विधि आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया। इसके बाद फौजदारी या आपराधिक मामलों में अपील। फौजदारी या आपराधिक मामलों में अपील का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 134 में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 134 में किया गया है। और आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील निम्न विषयों में उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। यानी ये वे विषय हैं जिनके संबंध में उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में की जाती है। तो नंबर एक पर यदि उच्च न्यायालय ने अपील प्रस्तुत होने पर, यानी उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत हुई है, अपील प्रस्तुत होने पर किसी व्यक्ति की उन्मुक्ति का आदेश रद्द कर दिया है, यानी किसी व्यक्ति की उन्मुक्ति का आदेश रद्द कर दिया है और उसे मृत्यु दंड दे दिया हो, यानी उसको क्या दे दिया है? मृत्यु दंड दे दिया है। यानी उच्च न्यायालय ने अपील प्रस्तुत होने पर किसी व्यक्ति की उन्मुक्ति के आदेश को रद्द कर दिया है और उस आदेश को रद्द करने के बाद उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया है, सजाए मौत दे दी है। नंबर दो पर उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से अभियोग विचारार्थ, यानी किसी भी अभियोग को या किसी भी विवाद को अपने विचार करने के लिए अपने पास मंगवाकर, यानी अपने पास मंगवा लिया है और अभियुक्त को प्राण दंड दे दिया है। यानी उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से अभियोग अपने विचार के लिए, अपने विचारार्थ अपने पास मंगवा लिया है और फिर अभियुक्त को मृत्यु दंड दे दिया है, प्राण दंड दे दिया है, उसी सजाए मौत दे दी है। नंबर तीन पर अगर उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद, यानी अगर उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद उच्चतम न्यायालय के विचार करने के योग्य है, यानी यह विवाद उच्चतम न्यायालय के विचार करने के योग्य है, इस विवाद पर उच्चतम न्यायालय को विचार करना चाहिए, तो अपील की जा सकती है। यानी फिर क्या की जा सकती है? अपील की जा सकती है। मैं यहां आपको पुनः बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 134 के अंतर्गत आपराधिक मामलों के संबंध में अपील उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। विशेष अनुमति द्वारा अपील, यानी विशेष अनुमति द्वारा अपील। इस विशेष अनुमति द्वारा अपील का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 में किया हुआ है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि विशेष अनुमति द्वारा अपील मामले का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 136 में इसका वर्णन किया गया है। यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 132, 133 और 134 के अंतर्गत अपीलीय क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है, यानी उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का वर्णन संविधान के इन अनुच्छेदों में किया गया है। परंतु इनके अतिरिक्त जो विषय बच गए हैं उनके संबंध में अपील सुनने का अधिकार भी उच्चतम न्यायालय को है, जिसे विशेष अनुमति द्वारा अपील कहा जाता है। विशेष अनुमति द्वारा अपील का मामला संविधान के अनुच्छेद 136 में दिया गया है।
इस व्यवस्था में निम्न चार बातें शामिल हैं। कौन सी चार बातें शामिल हैं? नंबर एक, यह एक विवेकानुसार यानी अपने विवेकानुसार शक्ति, यानी यह एक विवेकानुसार शक्ति है, इसलिए इसका अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। यानी अधिकार के रूप में इस बात का दावा नहीं किया जा सकता, यानी यह अपने विवेक पर निर्भर करता है, इसलिए इसका अधिकार के रूप में कोई दावा नहीं किया जा सकता। नंबर दो, किसी भी फैसले में या तो इसका मत अंतिम होता है, यानी किसी भी फैसले में या तो इसका मत अंतिम होता है या अंतरिम होता है। नंबर तीन, यह किसी भी मामले से संबंधित हो सकता है, यानी विशेष अनुमति द्वारा अपील का मामला किसी भी मामले से संबंधित हो सकता है। जैसे संवैधानिक, यह मामला संवैधानिक भी हो सकता है, दीवानी भी हो सकता है, आपराधिक भी हो सकता है, राजस्व से संबंधित भी हो सकता है, श्रम से संबंधित भी हो सकता है, आयकर से संबंधित भी हो सकता है और वकील आदि से संबंधित भी हो सकता है। नंबर चार पर इसे किसी भी न्यायालय व न्यायाधिकरण के खिलाफ, किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के खिलाफ प्रयोग किया जा सकता है, यानी इसे किसी भी न्यायालय व न्यायाधिकरण के खिलाफ किया जा सकता है। केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही जरूरी नहीं है, यानी यह जरूरी नहीं है कि इसका प्रयोग केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही किया जाए, इसका प्रयोग किसी भी न्यायालय व न्यायाधिकरण के खिलाफ किया जा सकता है। यह केवल जरूरी नहीं है कि इसका प्रयोग केवल उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के खिलाफ ही किया जाए। केवल सैन्य न्यायालय को छोड़कर, यानी सैनिक न्यायालय से संबंधित कोई बात है या कोई विषय है तो उसके बारे में उच्चतम न्यायालय को अपील सुनने का अधिकार नहीं है। यानी उच्चतम न्यायालय इसके संबंध में, यानी सैन्य न्यायालय या सैनिक न्यायालय के संबंध में अपील सुनने का अधिकार इस संबंध में नहीं है। इस विषय में सैन्य न्यायालय नहीं आते हैं, सैन्य न्यायालयों को छोड़कर ही किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के खिलाफ इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद न्यायाधीश क्षेत्र अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में भी स्थापित किया हुआ है, यानी भारतीय उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करता है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा या किसी सरकार के द्वारा नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया जाता है, नागरिक के मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाता है, तो उस व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना उच्चतम न्यायालय का कर्तव्य होता है। उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के द्वारा विभिन्न प्रकार के लेख जारी करके उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करेगा, उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के द्वारा, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के द्वारा उच्चतम न्यायालय विभिन्न प्रकार के लेख जारी करके, यानी रिट जारी करके, रिट को लेख भी कहते हैं, विभिन्न प्रकार के लेख जारी करके नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इन लेखों की संख्या 5 है। न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के लेख जारी करता है, जिनका वर्णन एक एक करके हम यहाँ पर करेंगे। नंबर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। नंबर 2 पर परमादेश लेख। नंबर 3 उत्प्रेषण लेख। नंबर 4 अधिकार परीक्षा लेख। नंबर 5 प्रतिषेध लेख। इन 5 प्रकार के लेखों को जारी करके या रिट को जारी करके उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की क्या करता है? सुरक्षा करता है, उनकी रक्षा करता है। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि उच्चतम न्यायालय का यह क्षेत्राधिकार मूल क्षेत्राधिकार की श्रेणी में आता है। मूल या
प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की श्रेणी में आता है, मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की श्रेणी में आता है। परंतु यह उच्चतम न्यायालय का विशिष्ट क्षेत्राधिकार नहीं है, विशिष्ट या विशेष क्षेत्राधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मौलिक अधिकारों के संबंध में नागरिक उच्चतम न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय में भी जा सकता है। यानी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिक न केवल उच्चतम न्यायालय में जाएगा बल्कि उच्च न्यायालय में भी जा सकता है। उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, यानी उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा और संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस तरह के लेख जारी करेगा, यानी इस तरह के 5 लेख जारी करेगा। और इन लेखों के आधार पर इन लेखों को या रिट को जारी करके उच्च न्यायालय भी नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र जिसके द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है, जिसे न्यायाधीश क्षेत्राधिकार कहा जाता है, यह उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार तो है, परंतु यह उच्चतम न्यायालय का विशेष या विशिष्ट न्याय क्षेत्र नहीं है या विशिष्ट क्षेत्राधिकार नहीं है कि कोई भी वह व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, जिसके मौलिक अधिकार छीने गए हैं, वह न केवल उच्चतम न्यायालय में ही जा सकता है बल्कि इसके साथ साथ उच्च न्यायालय में भी अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है, अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में भी जा सकता है। और उच्चतम न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 5 प्रकार के लेख जारी करके नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, नागरिक के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करना उच्चतम न्यायालय का विशेष या विशिष्ट क्षेत्राधिकार नहीं है। तो यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि इस क्षेत्राधिकार के संबंध में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के समवर्ती है, यानी उच्च न्यायालय की तरह ही कार्य करता है, उससे बढ़कर नहीं है या उससे विशेष नहीं है। परंतु जब उच्चतम न्यायालय संघीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है और वह केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में होने वाले विवादों का निर्णय करता है, तो वह अपने विशिष्ट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। तो यहां पर यदि संघीय न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय काम करता है या केंद्र सरकार और इकाइयों के बीच में होने वाले विवादों का निर्णय करता है, तो वह विशिष्ट न्यायालय के रूप में कार्य करता है। और जब वह नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है तो वह उच्च न्यायालय के समवर्ती के रूप में ही कार्य करता है। यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि उच्चतम न्यायालय जब नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है तो मामला एक व्यक्ति और सरकार के बीच में होता है, सरकार चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। परंतु जब उच्चतम न्यायालय केंद्र और राज्यों के बीच में होने वाले विवादों का निर्णय करता है तो वह मामला सरकारों के बीच में होता है, वह व्यक्ति और सरकार के बीच में नहीं होता है। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि जब नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात आती है तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में भी भिन्नता है। यानी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के संबंध में उच्च न्यायालयों को उच्चतम न्यायालय से ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं। ज्यादा शक्तियां किस तरह से प्राप्त हैं कि उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के केवल क्रियान्वयन का अधिकार रखता है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के संबंध में ही न्यायादेश दे सकता है। उसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के संबंध में ही न्यायादेश की शक्ति प्राप्त है। परंतु इसके विपरीत उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के साथ साथ अन्य उद्देश्यों के बारे में भी उन्हें शक्ति प्राप्त है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के संबंध में उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय की अपेक्षा ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं, उसका अधिकार क्षेत्र उच्चतम न्यायालय से व्यापक है। परंतु संसद कानून बनाकर इस संबंध में उच्चतम न्यायालय को अधिक शक्तियां प्रदान कर सकती है। तो यहां पर मैं यह उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में उच्चतम न्यायालय के अपीलीय और न्यायाधीश क्षेत्र अधिकार के बारे में बताई गई ये सारी बातें आपको अच्छी से समझ में आ गई होंगी। अगली क्लास में किसी अन्य टॉपिक को लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।